हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय क्या थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस समय, और 2 लेक्चर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो आपको समझ में आ जाए। आज हमारा 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आपको बेटा हम सिर्फ फॉर्मूले और उससे रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा पीछे प्रीवियस ईयर यदि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो उसमें देखिए डायरेक्ट फार्मूले पर भी थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन आते हैं। सीधे से फार्मूला पूछा था फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर थर्मोडायनामिक्स। तो आपको फार्मूले भी याद रखने हैं, उस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं उस तरह की प्रैक्टिस करनी है, तो सब चीजों को ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। आइए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आपको पूरा चीज ध्यान रखना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात हो रही है। इसमें जो वर्क डन है आपका, उसका फार्मूला आपका है W माइनस RT W माइनस nRT ln V2 by V1 या W nRT ln P1 by P2। ये कहां से आता है? V2 by V1 यदि आइसोथर्मल कंडीशन है तो आपका बॉयस लॉ फॉलो होगा। आपको पता है बॉयस लॉ क्या था? P1 V1 P2 V2 था। क्या था? एट कांस्टेंट टेंपरेचर। थोड़ा इसीलिए आपका इक्वेशन हो गया P1 by P2 V2 by V1। तो यह रिलेशन जो बॉयस लॉ का था एट कांस्टेंट टेंपरेचर, वही रिलेशन यहां इस्तेमाल किया गया है। V2 by V1 इक्वेशन है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया P1 by P2 में। तो क्या बना आपका W माइनस nRT ln V2 by V1 या W माइनस nRT ln P1 by P2। जब ln को कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम में तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन आपका हो गया W माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। आपको यह इक्वेशन याद रखनी है। यह इक्वेशन आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 अलग-अलग वॉल्यूम देगा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपसे पूछेगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आएगा वर्क डन। आपको दूसरी चीज समझिए बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पूछे या कंप्रेशन पूछे, आपको फिर बता दूं। आपको V1 V2 का जो वैल्यू दिया है, V1 मतलब जो पहले वॉल्यूम बोले, V2 मतलब जो आगे बोला जाए। मैं बोला उसने कि 20 लीटर वॉल्यूम से 4 लीटर हो गया, तो V1 आपका 20 है और 40 लीटर आपका V2 है। यदि वो बोले आपसे 30 लीटर वॉल्यूम से 10 लीटर हो गया, तो V1 आपका 30 है और V2 आपका 10 है। तो जो पहले बोला जाएगा वो V1 होगा और जो बाद में कहा जाएगा वो V2 होगा। इस तरह आप समझेंगे V1 V2 कैसे डिसाइड करेंगे हम। इस इक्वेशन को याद रखिए, W माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। या फिर प्रेशर दे रखा है, तो ये इक्वेशन आप याद रखिए W माइनस 2.303 माइनस 2.303 nRT log P1 by P2 log P1 by P2 मतलब इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर। यह दोनों फार्मूले आपको याद है, तो आपसे आइसोथर्मल कंप्रेशन पूछे या आइसोथर्मल एक्सपेंशन पूछे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और यह माइनस साइन के साथ याद रखिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जो इक्वेशन आपको हम जिस फॉर्म में बताएं, जिस साइन साथ आप उसी तरह याद रखिए, क्योंकि आपसे इक्वेशन पूछेगा, सिर्फ फॉर्म पूछेगा। कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, अपने आप साइन चेंज हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आप सिर्फ जिस तरह दिया उस तरह याद रखिए। ओके बेटा। अगला देखिए क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा यू होता है 0। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जब कोई चेंज नहीं होगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा? 0 होगा। इसलिए डेल्टा यू इक्वल टू 0 है। और आइसोथर्मल कंडीशन में ये भी ध्यान रखना है आपको कि डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज यानी इंटरनल चेंज और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? 0 होता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आइसोथर्मल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन में भी आपको मिलता होगा ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंडीशन, which of the following is correct। तो आपको ध्यान रखना आइसोथर्मल कंडीशन है तो इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू, या कहीं पे आपको ई से भी किया था तो डेल्टा ई वो क्या होगा? 0 होगा। और साथ ही एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच भी क्या होगा? 0 होगा। ये आपको ध्यान रखनी है, हर पॉइंट ध्यान रखना बेटा। आगे देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन क्या हो गया? डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो आपका क्या हो गया? ये जब डेल्टा यू 0 हो गया तो आपका ये क्या होगा? डब्ल्यू क्यू आपका इस साइड आ गया, डब्ल्यू किसी को करिए। यदि आपका ये डब्ल्यू इस साइड आया तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस डब्ल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आइसोथर्मल कंडीशन पर हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दोनों का साइन क्या होगा? रिवर्स होगा। क्या होगा? देखिए लिखा है एट आइसोथर्मल कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू आर सेम
W और Q का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। कब, आइसोथर्मल कंडीशन में Q और W का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। यदि Q पॉजिटिव होगा तो W नेगेटिव होगा, यदि W पॉजिटिव होगा तो Q नेगेटिव होगा। और आपको पॉजिटिव में बता रखा था, यदि हीट एब्जॉर्ब होगी तो Q पॉजिटिव, हीट इवॉल्व होगी Q नेगेटिव। वर्क सिस्टम का वर्क डन बाय सिस्टम होगा, एक्सपेंशन होगा तो W नेगेटिव, कंप्रेशन होगा तो W पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिए बेटा, आपके ये तो हो गया आइसोथर्मल कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन की बात करें, एडियाबैटिक कंडीशन मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक कंडीशन वह कंडीशन है जिसमें आपका सिस्टम ना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही हीट इवॉल्व करेगा, ना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही हीट इवॉल्व करेगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। क्वेश्चन में बोला एडियाबैटिक कंडीशन मतलब ना ही हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, उसकी बात कर रहा है। उसमें आपका जो आपका इंटरनल चेन डेल्टा U होगा, इंटरनल चेन क्या होता है, Cv मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv क्या होगा, Cv आपका है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा U इक्वल टू होगा Cv डेल्टा D। ये फॉर्मूले आपको याद रखने बेटा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, सब फॉर्मूले आप याद रखिए। डेल्टा U इक्वल टू Cv डेल्टा D होता है कब, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के समय में, ठीक है। तो आपको पता है डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, इसको रिवर्ट कर दिया, डेल्टा D क्या कर दिया, डेल्टा D मतलब T2 T1 मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, 2 हमेशा फाइनल 1 होता है इनिशियल। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Cv T2 T1। अगला बेटा क्या है, डेल्टा H। डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू है Cp डेल्टा T। Cp क्या है, Cp आपका है हीट कैपेसिटी, Cp आपका है बेटा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, Cp डेल्टा T होगा। डेल्टा T क्या होगा, T2 T1। तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू Cp T2 T1 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले ये वाले खास तौर से इसको याद रखिएगा, पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब आपको फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या था बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इक्वल टू क्या था, Q प्लस W, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q क्या होगा, 0। एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, Q होता है 0, तो इसका मतलब डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके बेटा, तो डेल्टा U इक्वल टू W हो गया। तो डेल्टा U क्या था, डेल्टा U आपको क्या था, Cv T2 T1। तो हमने क्या, W इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू Cv T2 T1 या W इक्वल टू Cv T2 T1 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एडियाबैटिक वर्क पूछे, आइसोथर्मल वर्क पूछे, दोनों ही कंडीशन के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले ही सबसे बड़ी जान है फिजिकल केमिस्ट्री की। फॉर्मूले और उससे बड़ी जो मेन चीज है, कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यदि ये आप सीख गए तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए हलवा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि लेक्चर पूरा सुनिए और साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं उसकी भी कई बार करिए, और प्लस आपके पास जो बुक है प्रैक्टिस के लिए आपने ले रखी है उससे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी लेक्चर में हम लोग जो आज पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ लिया उसका वीडियो आपने बंद कर दिया। इसी लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके बेटा, अब हर लेक्चर में लगभग प्रयास रहेगा कि थोड़ा थ्योरी पढ़ी जाए, साथ ही उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए जाए, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा, आगे बात करते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं क्या है, यदि एक्सपेंशन की बात की जाए तो एक्सपेंशन में क्या होता है, W क्या होता है, एक्सपेंशन में होता है W नेगेटिव। क्या होता है, W नेगेटिव होता है। तो इसमें एक नोट करके लिखिए, यह भी चीज ध्यान रखनी है, नोट क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन
ये क्या होता है, वर्क इज नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम वर्क करेगा। और बड़े पता है आपको, सिस्टम जब भी वर्क करता है तो क्या होता है, W नेगेटिव होता है, और जब कंप्रेशन होता है तो सिस्टम पर वर्क होता है भाई, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग एक्सपेंशन W नेगेटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम कंप्रेशन W पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सो इफ T2 इज लेस देन T1, यानी इनिशियल टेम्परेचर था वह फाइनल से क्या हो ज्यादा होगी, T2 इज लेस देन T1, तो क्या होगा, हेंस कूलिंग, भाई कूलिंग होगी। ये देखिए W नेगेटिव होना है, W नेगेटिव कब होगा, जब आपका T1 T2 से ज्यादा तब तो W नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई एक्सपेंशन की बात की है तो एक्सपेंशन में W नेगेटिव ही आएगा, कंफर्म है। इसके मतलब इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा और फाइनल टेम्परेचर कम होगा, यानी T1 की वैल्यू T2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा होगी तो तभी तो W नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या होगा, हेंस कूलिंग takes place in this process। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक साथ कई निचोड़ दिया उसने कि एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो W नेगेटिव होगा, इसके मतलब T1 का वैल्यू T2 से ज्यादा होगा, इसके मतलब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगी, कूलिंग होगी, क्या होगी, कूलिंग होगी। अब हम लोग कुछ और बात करते हैं, ये आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ और चीजें सीखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, ये होती है केमिकल रिएक्शन which proceed with evolution of heat energy are called exothermic reaction। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन जो होता है, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर, जिसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। जब हीट इवॉल्व होती है, जिस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में डेल्टा H रिएक्शन यानी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, हमेशा होगा निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। मैंने लिखा था। और दूसरी रिएक्शन क्या होता है, दूसरी रिएक्शन आपकी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होती है बेटा, केमिकल reaction which are accompanied by absorption of heat are called endothermic रिएक्शन। और इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको जो ध्यान रखना है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होगी। इसको इस तरह समझिए, एक्सो मतलब बाहर कर दिया। जब बाहर करे मतलब यदि मान लीजिए मैं सिस्टम हूं, जब मैंने हीट इवॉल्व कर दी तो मेरा जो हीट, मेरे पास जो भी हीट एनर्जी थी वो क्या होगी, उतनी कम होगी। जितनी इवॉल्व की वो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि उतनी हीट एनर्जी मेरे पास से कम हो गई। यदि मैं सिस्टम हूं, बाहर से हमको हीट मिलती है तो उतना मेरे पास जुड़ गया ना, जितनी भी हीट मेरे पास एनर्जी है उसमें से यदि बाहर से एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब किया तो उतना हमारे पास प्लस हो गया। इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H रिएक्शन पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H रिएक्शन निगेटिव होता है। ध्यान रखिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया। बस यही बारीक चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में पूछता है बेटा, तो आपको सब चीजें समझनी है और फॉर्मूले याद रखने हैं, थ्योरी भी समझनी है। आगे बात करते हैं।
डेल्टा एच रिएक्शन है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन यदि पूछा जाए तो डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, होता है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी का सम माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी का सम ही रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, समेशन ऑफ एच, ये बेटा साइन क्या, समेशन का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब सिर्फ जोड़ देना है, जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन जो भी है सबको क्या है, सम कर देना है, एड कर देना है, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और यही आपका होता है डेल्टा एच रिएक्शन। साइन का मैं बार-बार क्लियर करूंगा, साइन का आपको ध्यान रखना, जिस साइन में लिखा है उसी साइन में उसे कर देना है। अगला टर्म सुनिए, और ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है भाई? अरे देखिए, जब भी कोई भी रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 298 केल्विन पर प्रेशर 1 atm हो और 1 मोल आपका सब्सटेंस हो तो वह उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। दूसरी बात कर रहा है, सब्सटेंस इज said to be in standard state, said to be in standard state when it is present in most stable state under pressure of 1 atm, under pressure of 1 atm, specific temperature, ये ध्यान रखो, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन का ध्यान रखिए। आपको स्टैंडर्ड स्टेट बोल रखा है और टेम्परेचर नहीं दिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। यदि स्टैंडर्ड टर्म क्वेश्चन में यूज कर लिया, आपने सर उसमें टेम्परेचर नहीं दिया तो मैं कैसे सॉल्व करता? बेटा स्टैंडर्ड स्टेट कहने का मतलब ही है कि टेम्परेचर 298 केल्विन है। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ और सिखाएंगे। बेटा कॉपी हो गया? आते हैं बात आगे बढ़ते हुए। अगला डिफरेंस जो हम सीख रहे हैं वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है बेटा? ये आपका एंथैल्पी चेंज accompanied by the formation of 1 मोल। ध्यान रखिए बेटा, 1 मोल, बहुत ध्यान समझिए, 1 मोल की बात हुई है, 1 मोल of compound from its constituent elements और क्या बेटा, all the substance
being all the substance being in the standard state, all the substance being in the standard state, यानी 1 atm प्रेशर हो और 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा H नॉट F। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, क्या कहना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वह एंथैल्पी चेंज है जो एक मोल किसी कंपाउंड को बनाने में होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी किसी कंपाउंड का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, किसी कंपाउंड का एक मोल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने में जो एंथैल्पी चेंज होता है वह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस कंपाउंड कहलाता है। कंडीशन क्या है, जो स्टेट मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है वो स्टैंडर्ड स्टेट में, बात नंबर 1। दूसरा चीज ध्यान रखिए, एलिमेंटल फॉर्म में, नेचर में जो जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म मिलता है ग्रेफाइट फॉर्म में, तो कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में हो, और उसके बाद जो रिएक्शन दिख रहा है, समझ CO2 बनना है तो CO2 का फॉर्मेशन किससे हो, कार्बन से होना कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, हम आगे बात करेंगे बेटा। तो ये ध्यान रखना है, एलिमेंटल जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के एलिमेंटल फॉर्म है उससे कंपाउंड के बनने का 1 मोल कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिर्फ इसी पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें चूज करना होता है। तो जब आप चूज करते हैं तो इस बात ध्यान रखते हैं कौन सा कंपाउंड बना है, पहले देखिए 1 मोल पहली बात। दूसरी बात यह कि उसका जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनको अपने एलिमेंटल स्टेट में है या नहीं है। किसी कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का बनना उसका फॉर्मेशन नहीं है बेटा, कंपाउंड का फॉर्मेशन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। हम इसी की बात करते हैं। अभी इसको कॉपी कर लिया आपने, तो हम कुछ रिएक्शन लिखेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। तो इस तरह समझिए, आपको एक रिएक्शन दे, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस CO2, डेल्टा H आपका है x माइनस x किलो जूल पर मोल, ठीक है बेटा। अब इसको हम करें C प्लस कार्बन सॉलिड प्लस 1/2 O2 गैस CO गैस, तो यहाँ पर डेल्टा H आपका है -y किलो जूल पर मोल। ये आपकी पहली रिएक्शन है, ये आपकी दूसरी रिएक्शन है, एक आपकी तीसरी रिएक्शन है। देखिए बेटा, CO गैस प्लस 1/2 O2 गैस बने आपका CO2 गैस, डेल्टा H इक्वल टू -z किलो जूल पर मोल। अब ये बेटा माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन हो रहा है, तो कंबशन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट इवॉल्व, इसलिए मैंने माइनस साइन पहले लगा रखा है। अब आपसे पूछे कि पहला दूसरा तीसरा में कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है, CO2 का बनना है, तो ये ध्यान रखिए इक्वेशन 1 है, यानी रिएक्शन 1 इज enthalpy of formation of CO2 गैस, ये है। ध्यान रखिए क्यों, ये देखिए तो बेटा, ये जो आपका कार्बन मिलता है नेचर में सॉलिड फॉर्म मिलता है, ये आपको पता है। CO2 आपका कंपाउंड बनना था, उसमें क्या था, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिलता है, और ये दोनों क्या एलिमेंटल स्टेट में नेचर में जिस फॉर्म में मिलते हैं CO2 बना। लेकिन ये जो रिएक्शन दे रखी है आपकी, इसमें क्या CO2 थोड़ी फॉर्म हो रहा है, इसमें CO फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन जो आपकी इसमें क्या है, CO2 तो बन रहा है, लेकिन आपका बन किस रहा है, CO से, जो कि CO कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमेंट नहीं है, वह उसका सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, और उससे बना। तो रिएक्शन ये जो आपकी है, ये आपकी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। और देखिए बेटा, एक और आपसे करते हैं, N2 + 3H2, ये भी गैसेस में है, ये भी गैसेस में है, बना आपका 2NH3, और डेल्टा H इसके लिए है
निकाल लिया हमने आर किलो जूल पर मोल हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 पूछा अमोनिया है, पर आपको पता है अमोनिया आपका गैस है। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन नेचर में N2 फॉर्म में मिलता है और हाइड्रोजन नेचर में H2 गैस के फॉर्म में मिलता है। तो ये सही है, रिएक्शन सही लिखी है। तो क्या होगा, तब आपका होगा R/2, R पॉजिटिव और नेगेटिव जिस भी फॉर्म में रहेगा वही R/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर 1 मोल एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा H लगेगा बेटा, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन लगेगा, ठीक है। बता दिए ये 2 है, तो Z मत समझिएगा, मेरा 2 और Z की तरह लगता है। अब सही ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए फिर हम बात करेंगे। ये रिएक्शन इसमें करके दिखा रखा है ना। सोडा ब्राउन हो गया। देखिए जैसे ये आपको बोला रखा है H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI, ओके। क्या आपको बन रहा है, इसके लिए डेल्टा H आपका दे रखा है -53.96 किलो जूल, ओके। तो देखिए इसके लिए आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI क्या होगा, ये होगा बेटा डेल्टा H नॉट HF इक्वल टू क्या होगा -53.96 था बेटा, क्योंकि ये 2 मोल बन रहा है तो फॉर 1 मोल होगा ये होगा -26.48 किलो जूल पर मोल, ओके। तो जो हमने अभी तक स्टैंडर्ड एंथैल्पी सीखा, तो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, यानी इसको डेल्टा H नॉट रिएक्शन, तो उस पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ standard enthalpy of formation of products minus sum of standard enthalpies of formation of reactant। कैसे करें बेटा हम इसे, तो डेल्टा H नॉट रिएक्शंस पर क्या होगा, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। और स्टैंडर्ड में पूछेगा तो स्टैंडर्ड में से घटाएंगे और नॉर्मल पूछेगा तो घटाएंगे। स्टैंडर्ड का कंडीशन ये है 1 मोल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 atm प्रेशर, ये होता है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन। कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया। क्या बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब बेटा वही है ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बेटा ये रिएक्शन विद एयर कहता है तो इसका मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही है।
क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है वह इनर्ट गैस होती है, वह टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर रिएक्शन नहीं करती, बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब नाइट्रोजन रिएक्शन करती है। एक तो बात ये होगी। दूसरा एक चीज़ समझिए, जैसे मन में ख्याल आता है कि कंबशन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 25 डिग्री लिखते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान रखिए, ये थियोरेटिकल व्यू है, उसका जो थियोरेटिकल व्यू ये है कि स्टैंडर्ड बोला है तो टेम्परेचर हमें 25 डिग्री यूज़ करना है। भले कंबशन में टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा होता हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कंबशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आप कह रहे हैं 25 डिग्री यूज़ करना है, तो 25 डिग्री ही यूज़ करना है। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेगा तो टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जो कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे 298 केल्विन यूज़ करेंगे। फिर वो रिएक्शन कोई भी हो, टेम्परेचर कंबशन हो, फॉर्मेशन हो और आपका न्यूट्रलाइजेशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री होगा, यानी 298 केल्विन होगा। ओके बेटा, अब याद रखिए। अब आपको क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन enthalpy change when one mole of a substance, when one mole of substance is completely burned in excess of oxygen or air is called enthalpy of combustion। enthalpy of combustion इसको डेल्टा एच नॉट सी से डिनोट करते हैं, किससे, डेल्टा एच नॉट सी से डिनोट करते हैं। इसमें और थोड़ा ध्यान रखिए पॉइंट क्या, combustion reaction are always accompanied by the evolution of heat, therefore for such reaction delta H is always negative, और दूसरा डायरेक्शन आपको एक और लिखना है जो हमने पीछे पढ़ा था, इसको करिए फिर लिखें। ये ध्यान रखिए कि जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा ड्यूरिंग कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, कंप्लीट कंबशन होना है बेटा, पूरा क्या हो जाए, यदि वो आपका क्या हो जाए अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए, और यदि मान लीजिए हाइड्रोकार्बन तो ऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, वह रिएक्शन कहती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। की कंबशन हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी, इसलिए हमेशा क्या होगी, यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। एक रिएक्शन आपको हम दोबारा फिर से दिखा दें, ये हमने पीछे इस पर क्वेश्चन निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर फिर क्योंकि बुक्स में दे रखा है तो उसका बुक से आप कॉपी करेंगे, आपने बताया नहीं, तो देखते हैं क्या है। ये आपका है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इक्वेशन है, और इस पर से खूब क्वेश्चन पूछे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन किए भी हैं। यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होगा, डेल्टा एन जी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। बार बार मैं आपको लिख रहा हूँ, ये गैसियस प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, और डेल्टा यू क्या है बेटा, डेल्टा यू है आपका हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच आपका है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इतनी इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसे कॉपी कर लिएगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन,
ताकि जो उन्होंने पढ़ा है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करें, अपना कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा कॉपी करने से। हाँ बेटा, हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिवर्सिबल विल बी। आर की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेटा n का मान 2 दे रखा है, V1 का मान आपका 1 लीटर है, V2 का मान आपका 10 लीटर है, ठीक। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, ये दे रखा है। ओके, आपको दे रखा है और क्लियर है। आप देखिए बेटा क्या है, अब बचा आपका क्या, ये दे रखा है आर की वैल्यू दे रखा है, आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके ठीक है, हमें पास क्या है वर्क डन का फार्मूला हमें पास पता है क्या, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। इसी फॉर्मूले में आप रखेंगे वैल्यू क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है माइनस 2.303, n का मान कितना दिया बेटा 2 मोल, 2 गुणे r का मान कितना दिया 8.314 इनटू t का मान कितना दिया है 300 केल्विन, 300। ओके, और क्या बचा बेटा log। अब लॉग को लेकर बड़ा टेंशन मत लीजिए। देखिए लॉग के कुछ मान आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं आपको लास्ट में जब क्वेश्चन वाला वीडियो करूंगा तो बता दूंगा। वैसे जनरली याद रखिए log 1 इक्वल टू 0 और log 10 इक्वल टू 1 होता है, यहां पे उसी का इस्तेमाल करना है। तो V2 क्या है, V2 आपका 10 है बाई 1, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका उसको माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300। अब देखिए क्या है log m बाई n मतलब क्या होता है log 10 माइनस log 1। ये क्या होगा आपका माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1, क्योंकि 1 माइनस 0 क्या होगा भाई, ये 1 माइनस 0 होगा, 1 माइनस 0 ये क्या 1 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300। देखिए आपको हमें समझाना था इसलिए हमें इतनी प्रोसेस करनी पड़ी, वरना आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आप यही यूज करेंगे, पहले यही से स्टार्ट होगा और सीधे आप यहाँ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, फटाक से फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद आपको हर चीज दी हुई है। n का मान दे रखा है, V1 बोल रखा है। क्वेश्चन पढ़ते समय स्टार्ट करें। देखिए क्या बोला है, मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 2 मोल, व्हेन 2 मोल, पहले बोलते 2 मोल तो इसका n इक्वल टू 2 हो गया। एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर तो V1, पहले बोला V1 बोला, जो पहला वॉल्यूम होता है वो V1 है, दूसरा V2 हो गया, टेंपरेचर दे रखा है, कन्वर्ट कर दिया हमने। आप में देखिए फॉर्मूला आपको यदि याद है तो वैल्यू पुट करनी है, बस ध्यान रखना है ये log V2 by V1 का मतलब क्या, तो log V2 by V1 मतलब log V2 माइनस log V1। इसका क्या सॉल्यूशन होता है, ये होता है बेटा log m by n का मतलब होता है log m माइनस log n, ये होता है। और log 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1, log 100 इक्वल टू 2, log 1000 इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ओके ठीक, इसको बेटा सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने में हमने सॉल्व किया है, आंसर जो है आपको बताए थे क्योंकि हमने तो कैलकुलेट किया था, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ बेटा इसको यदि आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1 माइनस 0 क्या हो गया, ये आपका 1 ही हुआ। जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने का आंसर आपका 11488 कितना आएगा, 11488 आपका आएगा। ये आपका आएगा इसमें, ये आपका आएगा जूल में, किसमें आएगा जूल में, किसमें आएगा जूल में। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पूरा तो आपका आंसर आएगा ये 11488 आपका आएगा। अब इसको बेटा ये जूल में, हमारा ऑप्शन कितने हैं देखिए, किलो जूल किलो जूल किलो जूल सब किलो जूल में है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11.488 किलो जूल। क्या है 11.488 किलो जूल। तो इसको आपको ऑप्शन ए सही उत्तर है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दे लीजिएगा, आंसर ये आएगा। तो आपको यदि फॉर्मूला याद है, देखिए इसमें थोड़ा समय लगता जरूर है लेकिन आंसर सही आता है। जरूरी कि आप इसको तुरंत करें, इसको यदि जो लंबे कैलकुलेशन में क्वेश्चन है उनको आप गोला लगा दें, पहले लास्ट तक कर लें,
उसके बाद समय बचना ही बचना है, क्योंकि यदि आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर रहे हैं समय का बचेगा। जब समय का बच जाए तब इसको सॉल्व करें, थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा आपको कई कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कई कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका बेटा देखिए, 10 लीटर हीलियम गैस इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 atm pressure. It is isothermally and reversibly expanded to 1 atm pressure. The total work done is, तो बेटा देखिए क्या बोल रखा है आपको। पहले बोला है वॉल्यूम बताया 10 लीटर, ठीक, आगे बात करते हैं। फिर क्या बोला है, टेम्परेचर बोला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपका 273 केल्विन। आगे बात करते हैं। P1 बोला है 10 atm, ठीक, और P2 बोला है 1 atm, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ठीक, फिर मेरा टोटल वर्क पूछ रखा है। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, जब उसने पूछा है तब प्रेशर कितना है, तब प्रेशर आपका है 1 atm और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ध्यान बेटा, आपको यदि एसटीपी का ध्यान है, एसटीपी क्या होता है, एसटीपी है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन हो और आपका क्या हो और आपका प्रेशर 1 atm हो, तो उस समय जो वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी एट T इक्वल टू 273 केल्विन एंड 1 atm pressure, number of moles of He क्या होगा भाई। यदि 22.4 लीटर होता तो 1 मोल आपका होता, तो 10 लीटर है तो कितना मोल होगा, 10/22.4। कितना होगा, 10/22.4। ये हमें n का मान मिल गया। किसका मिल गया बेटा, n का मान मिल गया। अब आपको फॉर्मूला क्या है बेटा, W = -2.303 nRT log P1/P2। क्या बेटा, P1/P2। यदि आपको ध्यान हो तो वॉल्यूम होगा, इससे पहले हमने किया तो V2/V1 था इस वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन प्रेशर के लिए क्या होता है, क्योंकि आपको पता है आइसोथर्मल कंडीशन होगी, तो बॉयज लॉ क्या बताया गया था, P1/V1 = P2/V2। बताया था आपको, भूल क्या, P1/V1 = P2/V2, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है तो V2/V1 = क्या होगा भाई, इधर जाएगा तो इधर आएगा, = P1/P2। ये क्या भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो बोला ना आइसोथर्मल, देखिए आइसोथर्मल बोला है तो कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ, तो वही वो आपका V2/V1 यहाँ पे P1/P2। ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब आप वैल्यू पुट करिए, -2.303 इंटू n का मान क्या होगा 10/22.4 इंटू r का मान क्या है, r का मान 8.314 और कहा गया इंटू P कितना दिया है, P दिया आपका 273 और कहा गया बेटा, और क्या रखा है, और log P1 क्या है, P1 10 है भाई, ठीक। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, -2.303 इंटू 10/22.4 इंटू 8.314 इंटू कितना बेटा 273। ये क्या होगा आपको बताया था आपको मैंने, log 10 का मतलब 1 - 0, तो ये 1 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या, ये जो आएगा वो आएगा जूल में, इसमें आएगा जूल में, तो आपको चाहिए इसमें किलो जूल में, तो उसको आप कर दिए पूरा -2.303 इंटू 10 इंटू 8.314 इंटू 273 डिवाइड बाई 22.4 यहाँ से था बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, और 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन खुद करना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व कर रखा था पहले, इसका आएगा बेटा आपका 23.3 किलो जूल। क्या आएगा, 23.3 आएगा।
इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमने क्रॉस चेक कर रखा है। कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, बहुत टाइम के होगा। कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा उसका सब सिंपल तरीका है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए, खुद से कैलकुलेट करिए। हैबिट बनाइए कि कैलकुलेशन खुद से करना है, और जब खुद से करेंगे बेटा तो आपका टाइम मतलब कैलकुलेशन आपका सही से होगा। मैंने फिर बोला कि क्वेश्चन लेंथी है, इसको तब नहीं करना है जब आप शुरुआत में कर रहे हैं। पहले आप लास्ट तक पहुंच जाइए, जो लंबे कैलकुलेशन के क्वेश्चन उनको छोड़ दीजिए, लास्ट में आपके पास समय बचेगा तो आप इन्हें ऑप्ट करिएगा। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत सिंपल है, थ्योरी पढ़ी उसी पे क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी बेटा, C+1/2O2 CO डेल्टा एच दिया -26 किलो कैलोरी, ठीक। C+O2 CO2 डेल्टा एच दिया -94.3 किलो कैलोरी। पूछा क्या है, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, करेक्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। देखिए आपको हीट ऑफ कंबस्शन बताया था मैंने, क्या बताया था, हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन मतलब क्या है, कार्बन का जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 बनेगा। ये जो ऊपर की रिएक्शन दी है वो क्या है, वो है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन। हमसे पूछा क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन क्या है, कार्बन का जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल कंबस्शन या पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ये वाली रिएक्शन आपकी है कंबस्शन की रिएक्शन, दूसरी वाली, इसमें कितना है -94.3, तो जो आपका आंसर बी है उसमें है -94.3, तो ये आंसर आपका सही आंसर है। ओके, ये ना कि ये वाला, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ये वाला क्या है, कंप्लीट कंबस्शन। तो देखा आपने, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज पता है तो भी आपने क्वेश्चन कर लिया, पर आपने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आप इसे देख लीजिए। और मैंने फिर कहा आपसे कि जब कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो तो क्वेश्चन में थोड़ा लिख के छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा ना हो उस क्वेश्चन को करने में आपका ज्यादा समय चला जाए और आगे जो और इजियर क्वेश्चन थे कम समय वाले वो आप ना कर पाए। तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन के एक क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन होगा, 1-2 क्वेश्चन होते हैं उनको आप उसमें ड्रॉप करिए। बाकी जहाँ बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे या जिनमें समय कम लगेगा उनको पहले करिए, जब लास्ट तक पहुंच जाइए फिर इन पर समय दीजिए। ओके, कॉपी कर लीजिए।